हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तंजील खान और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है टोबा टेक सिंह और इसे लिखा है सादत हसन अली मंटो। दोस्तों, मंटो साहब कुछ उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को न सिर्फ बहुत करीब से झेला बल्कि इसको बहुत खूबसूरती के साथ कागज पर उतारा भी। तो ये कहानी भी बंटवारे के आसपास ही घूमती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, यानी ठीक थी या नहीं ठीक थी। बहरहाल दानिशमंदों के फैसलों के मुताबिक ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहकीन यानी पेरेंट्स हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमी गोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौरव फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानियों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकार आकर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ, यानी क्यों पार्टीशन हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महले वकूअ क्या है, उसके मुताल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो जब सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस मुकदमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादर के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चनियुट के एक मोटे मुसलमान पागल ने तो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था, यानी एक्टिव
बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल हो चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीजो अकारीब यानी उसके चाहने वाले उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादर से कहता था उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे पूछते तो खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़ गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी वाल ऑफ दी लालटेन कहते था। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेदन दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। उससे पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसकी दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उसकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं तो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि टोबा टेक सिंह से ही ये लोग आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत यानी आदत के मुताबिक कहकहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं लगाया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर वो बहुत मसरूफ यानी बिजी था, इसलिए कि उसे बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़ गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दी खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सोनिहाल सत्ताकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले तो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैर खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई माधवा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोड़े लाया हूँ। बिशन